Hello everyone, welcome to Leads Trade. So a lot of you have been taking mocks recently and mocks के स्कोर देखकर आपके मन में ये आता है भैया फ्यूचर अंधेरे में दिख रहा है जी, क्या करें। जो मैं स्कोर सोच के चल रहा हूँ कि मेरे आने चाहिए इस टाइम पे, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उतने तो आ नहीं रहे, नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ रहा है। यार कैसे स्कोर बढ़ाऊँ, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करूँ, कैसे कुछ हो। और काइंड ऑफ ऐसा कुछ फेस आपका बना होता है, शायद आपको ये फोटो देख के स्माइल आ रहा हो चेहरे पे, बट जब आप मॉक देकर निकलते हो तो ये आपका खुद का फेस जब होता है तो बड़ा बुरा लगता है। एक्चुअल में बुरा लगता है कि यार इतना मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो चीज़ होनी चाहिए इस टाइम पे, कहीं पे कोई इतना समय बर्बादी नहीं कर रहे, बट मॉक्स में मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहा है यार, मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ क्यों नहीं बढ़ रहा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी तो आने वाले दिनों के लिए, 70 डेज़ बचा है अप्रॉक्स, अगर इनमें फॉलो कर लोगे तो इंप्रूवमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप है। इस पर स्टिक कर लोगे, ये 3-4 बातें बताऊंगा उन पे स्टिक करना, बहुत कुछ आगे अपना स्कोर जो है वो इंप्रूवमेंट करने का आपका स्कोप बन जाएगा। सबसे पहले तो सॉल्विंग विद टाइमर का प्रॉब्लम है जी, हाउ टू प्रॉपरली एनालाइज का प्रॉब्लम है, कैसे करना है, पूरा गाइडेंस नहीं मिला। हाउ टू इंक्रीज मार्क्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर DLR फॉर कैट 2024। सबसे पहले तो मैं ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ रिसेंट मॉक एनालिसिस जो सेशन हमने लिया है, बट आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वो मॉक अभी दिया नहीं है या वो बाद में देंगे, बट उनको और मॉक्स लाइव अटेम्प्ट करना है, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट बातें मिस ना हो जाए, इसलिए मैं ये पॉइंट सारे वीडियो में कवर कर दूंगा, सो दैट अगर आपका सेशन मिस भी हो गया तो आपको पता चल जाए, एंड अगर नॉन ईजी स्टूडेंट्स कुछ चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो उनको भी आइडिया लग जाए। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप एक्चुअल में इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, आपको DLR का हर एक पजल, मॉक का पजल हो या सेक्शनल का पजल हो, जो भी आप टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो, आप ईजी का पार्ट हो तो ईजी के मॉक्स या MS टाइम और CL, विच एवर टेस्ट सीरीज यू आर फॉलोइंग, आपको उस एक मॉक के हर एक पजल को अपने आप से एंड तक सॉल्व करना है। एंड तक सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि भैया 15 मिनट दिया, नहीं बना, छोड़ के वीडियो देख लिया, बन गया, बहुत ईजी था, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप किसी एक पजल से कुछ सीख कर आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आपका उस पजल को अटेम्प्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। आपको अगर 1 आवर लगाना पड़ रहा है किसी एक पजल के अंदर, आपको अगर 2 आवर लगाना पड़ रहा है एक पजल के अंदर, तो भाई लगा दे। 2 आवर एक मैक्सिमम लिमिट पकड़ के चल सकते हो कि भाई ठीक है यार इतने में नहीं बन रहा, अब थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं वीडियो से, बट 2 आवर्स तक का टाइम ऐसा है कि आप एक पजल के ऊपर इन्वेस्ट करो अपने आप से। मैक्सिमम केसेस में आप अगर सही से प्रैक्टिस की हो अब तक, हाफ एन आवर टू 1 आवर में मैक्सिमम पजल सॉल्व हो जाएंगे। कोई कोई होगा पजल जो आपका इतना लंबा फंस जाए। अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं करा है और आप सोच रहे हो यार इतना टाइम तो मेरे पास है ही नहीं, मैं कैसे इतना टाइम लगा पाऊंगा, भाई अगर तो 15 मॉक्स की जगह पे 10 मॉक दे लेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर एनालिसिस सही से ना किया तो उसका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। भाई 5 मॉक कम दे दूंगा, 25 मॉक प्लान कर रहा हूँ 20 दे दूंगा, कोई बात नहीं, मॉक कम हो जाएंगे चलेगा, बट प्रॉपर एनालिसिस के साथ में हर एक पजल में अंदर घुस के सॉल्व किया होगा तो एक्चुअल रियल लाइफ जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम सिनेरियो में उनको अटेम्प्ट करने की सिचुएशन में आ जाऊंगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप 15-20 मिनट देते हो, नहीं बन रहा, आप सोल्यूशन रेफर कर ले तो भाई 1000 पजल सॉल्व कर लोगे, ऐसे तब भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि दिमाग अपना लड़ना स्टार्ट ही नहीं होगा, अपना माइंड तब ही ट्रेन होगा। देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगा, आप सीख गए, आपको मज़ा आया, आपने ताली बजाया, कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप वो चीज़ सीख के खुद से नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो भाई मेरी उस वीडियो बनाने का आपके लिए कोई वैल्यू नहीं हुआ। आपका वैल्यू तब है अगर आप उससे सीख के खुद से सॉल्विंग करो, आप अपना पेन चलाओ और आप अपना पेन चला के खुद से एंड रिजल्ट तक पहुंच जाओ, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और उससे आप पॉजिटिव फील भी करोगे अपनी प्रिपरेशंस को लेके, आपके मार्क्स भी आने लग जाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दो कि पहला तो ये है कि भाई स्ट्रेटजी से पहले ये चीज़ है कि भाई मैं एनालिसिस के टाइम पे हर एक पजल अपने आप से बनाऊंगा, ये मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ। अब से लेकर कैट तक या रिसेंट में मैंने जो पजल्स दिए हैं, जो भी मैंने टेस्ट दिए हैं, सारे पजल्स को एंड तक पहुंचाने का ट्राई करूंगा। 2 आवर्स तक भी अगर ना बना, थोड़ा सा हिंट लूंगा, फिर उसके अंदर खुद से एफर्ट लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये आ गया अपना सॉल्विंग विद टाइमर का सिनेरियो कि यार ठीक है यार मेरा टाइमर में नहीं बन रहा, मैंने एनालिसिस के अंदर सारी चीज़ें जो वो सेटल डाउन करी, सारा कुछ मैं अपना फ्लो पे ले आया कि हाँ मुझसे अब हर एक पजल ऑलमोस्ट बनने लग गया, मैंने नॉलेज बिल्ड कर लिया। अब स्टूडेंट्स के मन में आता है यार हाउ टू प्रॉपरली एनालाइज, कैसे करें यार, कैसे मैं अपने मार्क्स बढ़ा दूँ, कोई ऐसा जादुई मंत्र दे दो कि वो मैं मारूं और मेरे मार्क्स में बढ़ जाए। कुछ नहीं है, सीधी बात है, क्लियर कट बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा मंत्र नहीं है। एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लग गया कि यार ये वाला जो स्ट्रेटजी है हमने फॉलो किया है तो इससे हमारा जो चीज़ें हैं एग्जाम में क्वेश्चन पिकिंग बेटर होता चला जा रहा है, तो उसके ऊपर आप भी काम कर सकते हो, आप भी फॉलो कर सकते हो। वो स्ट्रेटजी ये होगा कि जब भी आप एनालिसिस करने बैठते हो, जब भी आप एनालिसिस करने बैठते हो तो एनालिसिस में आपकी 4 पजल्स, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4
कि भाई मैं एक्चुअल पेपर में चलो एक्चुअल पेपर का भी बता देता हूँ, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये चीज़ मल्टीपल टाइम्स, बट स्टिल एक बार बता देता हूँ कि आपका LRDA सेक्शन जब स्टार्ट होता है तो आप स्टार्टिंग का 3 to 5 मिनट्स पजल को गो थ्रू करने में लगाओ। देखो कहाँ पे कौन सा पजल पूछा गया है, किस डेप्थ के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड उनको सॉल्व करने का ट्राई करो 3 से 5 मिनट स्पेंड करने के बाद में ही। ऐसा ना हो कि आप पहला पजल जो आ रहा है वही कर रहे हो या सेकंड पजल तक पहुंच रहे हो, थर्ड फोर्थ पजल आप देख भी नहीं रहे हो, तो वो गलत स्ट्रेटजी होगा, एग्जाम सिनेरियो के लिए ब्लंडर हो सकता है, वो नहीं करना है। 3 to 5 मिनट्स में मैं प्रायोरिटी सेटल करूंगा कि भैया प्रायोरिटी 1 ये है, मेरा प्रायोरिटी 2 ये है, अगर मेरा प्रैक्टिस अच्छा है तो मैं इवन प्रायोरिटी 3 भी सेट कर सकता हूँ, बट मैं प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2 तक गेम खेलूंगा सो दैट मेरा मार्क्स थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हो, सॉल्विंग स्टार्ट हो, एंड एनालिसिस के टाइम में मैं प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4 सारी फिगर आउट करूंगा, और मैं ये चेक करूंगा कि मैं एक्चुअल पेपर में प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 जो रख रहा हूँ, क्या मैं एनालिसिस में भी वो प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 हो पा रहा है, या जो एक्चुअल में प्रायोरिटी 3 या 4 होना चाहिए वो मेरा एक्चुअल पेपर में प्रायोरिटी 1 और 2 हो रहा है। आई होप सो आपको मेरे कहने का मतलब पता चल गया कि मेरा जो एक्चुअल में सिनेरियो होना चाहिए और जो मैं एक्चुअल में कर रहा हूँ क्या वो सेम है या दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं। तो पहले तो मुझे ये फिगर आउट करना है। अब सबसे ज़्यादा कॉमन ट्रैप्स आपके लिए कौन से हैं आपको वो फिगर आउट करना है कि यार अगर मैं राउंड 1 में कोई भी पजल पिक करता हूँ, मैं प्रायोरिटी 3 का या प्रायोरिटी 4 का पिक कर रहा हूँ, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या उस पजल का लैंग्वेज मुझे घुमाता है? क्या वो पजल लेंथी है इसलिए मैं घूम रहा हूँ? क्या वो पजल DI ओरिएंटेड है या वो LR ओरिएंटेड है या वो टेबल ओरिएंटेड है या फिर वो मिसलेनियस है या फिर वो नंबर ओरिएंटेड है या उसमें इफ़ वाले केस बन रहे हैं? कैसा जॉनर का क्वेश्चन है वो? आप ये फिगर आउट करो कि कौन से टाइप के पजल्स मुझे घुमा रहे हैं। आप नोट डाउन करो अपनी कॉपी पे, एक्सेल बनाना चाहते हो एक्सेल पे नोट डाउन करो कि कौन से टाइप के पजल्स मेरा राउंड 1 में मैं बहुत ज़्यादा देख के यार उनको छोड़ ही नहीं पाता और मैं उनको करने लग जाता हूँ, मुझसे सॉल्व होते नहीं है, मेरा टाइम अननेसेसरी बर्बाद हो जाता है। तो मैं उन ट्रैप्स को एग्जाम सिनेरियो से हटाने का ट्राई करूंगा सो दैट एक्चुअल पेपर जब मैं अटेम्प्ट करूँ तो उस टाइप का अगर मुझे कुछ मिले तो मैं उसको राउंड 1 में देखकर बहुत ज़्यादा खुश ना हो, जो लालच ना आ जाए मुझ में, और मैं उसको राउंड 2 के लिए डायरेक्टली रख दूँ कि भाई ये टाइप के पजल्स मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अब हर एक का अपना स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स हो सकते हैं। हमारा मेन फोकस ये होगा हर बारी पेपर के लिए कि यार अगर 4 पजल्स आ रही हैं तो कम से कम 3 पजल्स पे 3+ मिनट्स हमने स्पेंड किए हों तो बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे एक्चुअल पेपर में मार्क्स को बढ़ाने के। 4 में से कम 3 पजल्स ऐसी हो जाएं जिनमें आपने एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स इन्वेस्ट किए हों। 3-4 मिनट से ज़्यादा ना दिया हो, मे बी आपको पल्ले नहीं पड़ा, भाई समझ में नहीं आया वो क्या कहना चाह रहा है, या आपको समझ में आ गया कि भाई बहुत डिफिकल्ट पड़ा है, अब उसको छोड़ के निकल के सही है। अगर 4 में से 3 पजल्स आपने एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स इन्वेस्ट कर दिए, मतलब आपको बहुत हाई चांसेस है कि आपने वो पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया। मे बी 4 की 4 पजल्स पे आपने 3-4 मिनट दे दिया, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। ये आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट अटेम्प्ट बन जाएगा, बट ऐसा होना थोड़ा सा डे भी अच्छा चाहिए कि यार जो पजल्स पिक करे वो सही पिक हो जाए, अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना हो, तब आप 4 में से 4 पे पहुंच पाओगे। अदरवाइज मैक्सिमम सिनेरियो में आप 3 तक पहुंच लोगे, वो भी ठीक है। 3 में आप अपना परसेंटाइल जो वो अच्छा बढ़ा सकते हो। अब बात आती है हाउ टू इंक्रीज मार्क्स। एनालिसिस का पता चल गया, तो एनालिसिस में आपको ये चीज़ नोट डाउन करना, जॉनर कौन सा है, आप जो है वो सीरियल ऑर्डर में कौन सा पजल को पहले पिक करते, कौन सा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हर बारी हर पेपर के एनालिसिस के टाइम पे फिगर आउट करो कि आपका प्रायोरिटी क्या था और एक्चुअल पेपर में आपने क्या प्रायोरिटी किया था। नॉलेज गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जी। देन अपने पास में मार्क्स का कन्फ्यूजन बड़ा ज़्यादा यार, मार्क्स क्यों नहीं पढ़ रहा यार। देखिए अगर मैं बात करूँ LRDA का और मैं इसको कंपैरिजन कर दूँ क्वांट के साथ में, क्योंकि क्वांट के में आपको जल्दी इंप्रूवमेंट दिखता है। मान लो आपने ज्योमेट्री पे काम किया, 2-3 क्वेश्चन मिल गया, आपका 6, 9, 12 क्वेश्चन नंबर एक सम बढ़ गया। DLR में क्या होगा यार, आप एक पजल बना रहे हो, लेट इट बी, अज्यूम करके चल रहा हूँ आप एक पजल बना रहे हो, तो भाई अभी एक पजल बन रहा है, आपका एक पजल बनाने के बाद में आपसे 5 मिनट बच रहा है, थोड़ा टाइम आप और प्रैक्टिस करोगे आपसे 7 मिनट बचेगा, 10 मिनट बचेगा, बट उसमें आप एक और नया पजल नहीं बना पा रहे, सेकंड पजल नहीं बन रहा। मे भी उसका इक्का दुक्का क्वेश्चन बन जाए बट वो सेकंड पजल नहीं बन रहा। और एक सिंगल क्वेश्चन बनने वाले पजल्स बहुत रेयर मिलते हैं, ऐसा नहीं कि हर पेपर में मिल जाए, तो ऐसा रेयर होगा। तो अगर आप अभी 15 की रेंज में घूम रहे हो, आपको लग रहा है यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैंने तो सब कुछ लगा दिया, मेरे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहा है यार, भाई 15 मार्क्स पे है ना, तेरा इंप्रूवमेंट बैक ऑफ द हेड चल रहा है, तुझे पता नहीं लग रहा, दिख नहीं रहा, बट तेरा इंप्रूवमेंट चल रहा है। अगर अपने एनालिसिस हर क्वेश्चन को अपने आप से बनाना विदाउट चेकिंग द सॉल्यूशंस, अगर इस चीज़ पे स्टिक कर रहा है, 15 से 30 पे पूरा गेम बदल जाएगा। 15 पे तुझे दिख रहा होगा तेरा 80 परसेंटाइल के आसपास गेम घूम रहा है, जैसे ही गेम तेरा आगे बढ़ेगा 30 पे तेरा 99 परसेंटाइल के आसपास गेम चला जाएगा। तो अभी जो अपने आप को तो वीक स्टूडेंट मान रहा है ना कि भैया मैं तो वीक स्टूडेंट हूँ, मेरा नहीं स्कोर बन रहा, एक पजल और बनना है, आपका स्कोर जो वो 99+ पार कर जाएगा। तो आपको अभी लगे रहना है इसी बात के ऊपर जिसमें आप एनालिसिस मॉक अच्छे से एनालिसिस मॉक स्ट्रिक करोगे,
नेगेटिव फील होगा, लगेगा बोरिंग प्रोसेस है यार, क्या यार वही तो करता जा रहा हूँ, क्यों नहीं बढ़ रहा, नेगेटिविटी आ रहा है, कोई ये स्ट्रेटजी देख लूँ, वो स्ट्रेटजी देख लूँ, बढ़ेगा है नहीं मार्क्स। सीधी सी जो बात है, बहुत साल हो गए DLR के ऊपर जो है वो लगे हुए। जो चीज़ एक समझ के बाहर आती है कि भाई जो बंदा भी इंप्रूवमेंट किया है उसने अपने स्टेप्स को बहुत बेसिक रखा है, कामनेस रखा अपने आप पे, क्वेश्चन सिलेक्शन के ऊपर काम किया बार बार। पहले नॉलेज कि भाई मुझसे सारे क्वेश्चंस खुद से बने, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस हो, मैं पॉजिटिव फील कर रहा हूँ हर एक पजल के लिए कि हाँ मैं बना सकता हूँ। फिर सेट सिलेक्शन, बार बार एनालिसिस के टाइम पे भी कौन सा प्रायोरिटी होगा, कौन सा पहला पिक करना चाहिए, कौन सा सेकंड पजल पिक करना चाहिए, वो किसी का प्रायोरिटी 1 किसी का प्रायोरिटी 2 वो हो सकता है सेम क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन उसका स्ट्रॉन्ग या वीक टॉपिक कौन सा है, वो आपको फिगर आउट करना होगा कि वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या वीक पॉइंट है, एंड अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर काम करिए। देन एक चीज़ और, मेरे मॉक्स में ना, रिसेंट मॉक्स में मार्क्स बहुत गंदे आ चुके हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील करता हूँ, क्या करूँ भाई। आने वाले 3 मॉक्स एटलीस्ट, 3 मॉक्स एटलीस्ट बेस्ट कंडीशंस में देते हैं। बेस्ट कंडीशंस कौन सी? जब भी एकदम फ्रेश है, माइंड पे कोई लोड नहीं है, सुबह एकदम उठा है, फ्रेश है, नींद पूरा हुआ है, एकदम फ्रेश सिचुएशन में है, बेस्ट कंडीशंस है, अटेम्प्ट कर ले। नाइट शिफ्ट है, रात को लेट को सोता है, सुबह जो है वो फ्रेश स्टेट में है नहीं, आफ्टरनून में सो रहा है, जब जाग रहा है इवनिंग टाइम पे जाग रहा है, जब मतलब एकदम फ्रेश स्टेट में है भैया, दिमाग टेंशन फ्री है, रिलैक्स मोड में है, थोड़ा सा अननेसेसरी लोड नहीं चल रहा, बैक ऑफ द हेड चीज़ें नहीं चल रही, थोड़ा माइंड स्टेबल कंडीशन में, उस टाइम पे एटलीस्ट 3 मॉक्स अटेम्प्ट कर। जो पहले के मॉक्स में गंदे स्कोर्स आने लगे थे, पहले 40, 50, 60 को जो टच कर रहा था, कई बार 70 पे भी रीच करने लग गया था, वो एकदम से 20-25 पे मुड़ा है ना, एकदम से भागेगा फिर से 40-50 की रेंज में, फिर 40-50 से 60-70 की रेंज में, 60-70 से 90-95 की रेंज में, ये भागेगा। बट उसके लिए एटलीस्ट 3 मॉक्स से। इसका पीछे का रीज़न बता देता हूँ, बैक ऑफ द हेड साइकोलॉजिकली होता क्या है, जब अर्ली मॉर्निंग देगा ना, माइंड थोड़ा सा सेटल्ड होगा, सेटल्ड होने से, अर्ली मॉर्निंग नहीं मतलब बेस्ट कंडीशन, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, माइंड स्टेबल होगा, अपने आप से जो बेस्ट आउटपुट हो सकता है वो दे पाएगा। दिमाग पे जो अननेसेसरी लोड बना रहता है, जब हम थोड़ा थके रहते हैं, उसकी वजह से हमारी चीज़ें गलत होती है, वो होना बंद हो जाएंगी। एक मॉक के अंदर ही 5 से 20 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, और अगर नॉलेज अच्छा हुआ लेकिन पेपर सही से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा था, तो अपना 25 से 30 मार्क्स का डिफरेंस भी देख सकता है अगले मॉक में। तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे, थोड़ा मेहनत कर रहा है, थोड़ा और मेहनत कर, ठीक है। अगला मॉक देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अपना स्ट्रेटजी कि मैं क्वेश्चंस को पिक करूंगा, पिक एंड चूज करके सॉल्व करूंगा, ये नहीं कि अंधाधुंध जो पहले आ रहा है उसी के ऊपर लगा जाऊं, वो मैं नहीं करने वाला, मार्क्स बढ़ा पाएगा। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर DLR फॉर कैट। भाई ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, ये चीज़ से बाहर आ जा, ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। किसी को नहीं पता कौन सा टॉपिक जो है वो आएगा, कौन सा टॉपिक नहीं आएगा। ये चीज़ें देखने में तो बहुत बढ़िया लगती हैं, भाई ये तो आएगा आएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई DILR में कोई टॉपिक का रोल नहीं है। अरेंजमेंट्स आपको LR सोचना सिखा देगा, DI चार्ट्स आपको DI सोचना सिखा देगा। उसके बाद में जितना प्रैक्टिस करता जाएगा उतना तेरा दिमाग खुलता जाएगा, उतना बेटर वे में सॉल्विंग करता रहेगा। बाकी IIM कलकत्ता ने जब पेपर बनाए हैं, पहले पेपर बनाए हैं, तब कैसे टाइप के वो क्वेश्चंस के ऊपर उन्होंने ज़्यादा एम्फेसिस दिया, क्या हम लोग उस पर फोकस कर सकते हैं? अगर उसके ऊपर वीडियो प्लान करना चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, क्या थॉट प्रोसेस हो सकता है IIM कलकत्ता के ऊपर पहले क्वेश्चन कैसे बने, तो LRDA लिख देना कमेंट सेक्शन में, मैं समझ जाऊंगा। अगर आपको उसका नीड लग रहा होगा तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो डालूंगा। एंड किन टॉपिक्स के ऊपर आप ज़्यादा एम्फेसिस दे सकते हो लास्ट डेज के ऊपर, जो IIM कलकत्ता ने पिछली 2-3 बार जब पेपर बनाया तो कैसा था, वो सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए वो सारी चीज़ें मैं इसमें इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, आई होप सो मैंने सारे पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर दिया। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। अपना ध्यान रखे, मेहनत करते रहे, सही रास्ते पे चल रहा है अगर मेहनत कर रहा है तो। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।